प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी कि प्रबंध जो है वो सभी जगह पर व्याप्त है ना। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं पर भी हो, प्रबंध हर जगह पर व्याप्ति होता है, ठीक, यानी कि है। फिर प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, सभी स्तरों पर, यानी कि जो छोटे व्यापारी उन लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, जो बड़े व्यापारी उन लोगों को भी मैनेज करते हैं, जो बीच के हैं उन लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि कंपनी है, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। फिर कंपनी के बाद क्या होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, यानी कि उच्च, निम्न, मध्य सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि प्रबंध जो होता है उसका जो निर्माण किया जाता है वो एक उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रबंध एक समूह है। अब ऐसा नहीं कि एक अकेला व्यक्ति ही ये सब कुछ करेगा, माल बनाएगा, बेचेगा, करेगा। उसके लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत से रूल्स, रेगुलेशन, नियम्स बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए प्रबंध क्या है, एक समूह है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है? क्योंकि भाई मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, और जो प्रबंध की जो निर्माण है वो प्रबंध का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा होता है। तो मनुष्य समाज में रहता है तो प्रबंध भी क्या होगा? एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाएगी। प्रबंध मानवीय क्रिया है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा किया जाता है, ना कि रोबोट या कंप्यूटर या किसी मशीन के द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि उसको चलाने वाला भी कौन होता है? व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। तो प्रबंध क्या है? मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध कार्य स्वामी से अलग होता है, ठीक है। अब प्रबंधकीय कार्य जो होता है वो स्वामी से अलग होता है। स्वामी का कार्य क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट पाना, और प्रबंधक का कार्य क्या होता है? मैनेज करना, हर चीज़ को देखना, करना। तो ये सब दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि प्रबंधक अलग होता है और स्वामी अलग होता है। प्रबंध अदृश्य होता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करवा रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन हम उसके पीछे जो भी अपनी दिमाग धारणाएं जो भी दौड़ा रहे हैं या जो भी मतलब अनुमान लगा रहे पहले से, ये तो अदृश्य होगा ना, ये किसी को थोड़ी नहीं दिखेगा, ना हमको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है हमारे उस चीज़ को मैनेज करने से, ये ना तो हमको पता है और ना ही किसी और को पता है, तो इसलिए वो अदृश्य होता है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। सही है कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य कराता है। हम जो भी चीज़ मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ अकेले कर लेंगे, हम दूसरों से वो कार्य कराते हैं। मजदूरों से, वर्कर्स जो भी होते हैं, हम सबसे वो कार्य कराते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अवधारणा है ये तुम लोग को पूरा पढ़ना है, और कल जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे बताओगे, मैं ये समझा दूंगी। साथ में तुम लोगों को ये प्रबंध के उद्देश्य भी पढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा ही है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना सारा सब कुछ करवा सकूं। तो प्रबंध के उद्देश्य भी तुम लोग देख लोगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो इसका भी मैं थोड़ा सा ये कल ही देख लेंगे ये, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं कल से महत्व समझाऊंगी तुम लोगों को, क्लियर। चलो आगे से देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। 20वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्र की जटिल समस्याएं, श्रमिकों की विचारधारा में परिवर्तन तथा औद्योगिक क्रांति में यानी वैज्ञानिक प्रबंध के आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। 20वीं सदी में क्या हुआ? उद्योगों का विकास होने लगा, तो बहुत सी चीज़ों की जो बहुत सी समस्याएं थी वो क्या होते थी, इसमें निपटते गए, ठीक है। सर्वप्रथम सन 1932 में चार्ल्स बेबेज ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्स में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा की, किंतु इस सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से नहीं अपनाया गया। मतलब सिर्फ चर्चा बस हुई थी, उसको लिखा गया था, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक मतलब कि उसको अमल नहीं किया गया था, उसको काम में प्रयोग नहीं किया गया था, अपनाया नहीं गया था, ठीक है। सन 1900 में वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध की समस्याओं को हल करने संबंधी आंदोलन का श्री गणेश हुआ। इस आंदोलन के प्रवर्तक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे। इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पितामह कहा जाता है। इस आंदोलन ने ही विश्व में एक क्रांति ला दी। परिणाम स्वरूप कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? कारखाना बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नहीं तो लोग क्या करते थे, अपना पर्सनली घर पे उस चीज़ों को बनाकर अपने तक ही सीमित रखते थे और अपना ही यूज़ में लाते थे, है ना। अब उसके बाद ये वैज्ञानिक प्रबंध का आशय, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, मैं ये समझा नहीं सकती तुम लोग को। एक स्टोरी टाइप है जिसको तुम लोगों को पढ़ना है खुद से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर ठीक है, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषाएं भी कर लोगे, क्योंकि बहुत सी इसमें एकदम बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत कंझट आ गया मेरे को। अब एक तो तुम लोग को बिना देखे पढ़ा रही हूँ ना, तो और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे पढ़ाने में। तुम लोग का फेस देखती हूँ, तुम लोग का जो रिएक्शन देखती हूँ ना, यस मैडम, नो मैडम, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, और मुझे भी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में। ये सब ऑनलाइन ज़्यादा दिन तक मैं भी नहीं कर पाऊँगी लग रहा है, अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ पढ़ा पढ़ा के इस टाइप से। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं देखेंगे अब। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्य के निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो एक उद्देश्य के लिए इस कार्य को किया जाता है। फिर उसके बाद है
निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित योजनाएं होती है, क्योंकि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनाना पड़ता है अपन को, योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन लक्ष्य लेकर कार्य किया जाता है। संपूर्ण कार्य सहकारिता की भावना से संपादित किया जाता है, यानी कि सभी के लिए होनी चाहिए, इस टाइप से किया जाता है। वैज्ञानिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है, जो विज्ञान द्वारा मशीनरी वगैरह का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मानकों के निर्धारण की समय समय पर जांच की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होती है। अनुसंधान का प्रयोग व महत्व दिया जाता है। श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है। परिणाम को कार्य के लिए आवश्यक माना जाता है। अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर दे। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के निश्चित सिद्धांत होते हैं, जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। प्रत्येक स्तर व कार्य के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। ये सब तो मैं पिछले चैप्टर में भी समझा चुकी, और पीछे के पन्नों में भी अपन यही चीज़ें, बस जब से ये चैप्टर मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तब से हम यही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। टेलर का योगदान, यानी कि उनका जीवन परिचय वगैरह दिया हुआ है ना, तो जीवन परिचय आप लोग खुद से पढ़ेंगे। मैं जीवन परिचय क्लियर आउट नहीं समझ में आएगा तो कर दूँगी, लेकिन मुझे पता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी मात्र है। स्टोरी जैसे ही तुमको उसको समझना है, जैसे स्टोरी देखते हो उसी सुनते हो तो उसको अपने माइंड में बिठा लेते हो ना, सेम एज़ वही है। एक उनके लाइफ में किए गए स्ट्रगल के बारे में है, पढ़ लोगे तुम लोग। ठीक है, तो ये क्या समझा वो स्टोरी में, अब सामने रहते तो मुझे भी मज़ा आता समझाने में। और बस इसके आगे सब कल पढ़ेंगे यार, मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत। मतलब कि इनके अनुसार ये है कि मजदूरी कैसी भी हो, उस चीज़ के प्रति, काम कैसा भी हो, उस चीज़ के प्रति कार्य करने का लगन होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं है तो उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा देती रहनी चाहिए मजदूरों को, तो उनसे क्या होता है, वो काम बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये प्रेरणात्मक मजदूरी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव व प्रयोग का सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि बीज वैसा फल, यानी कि जैसा बीज होता है वैसा क्या निकलेगा, उसका फल निकलेगा। ठीक है, अर्थात अच्छी सामग्री से वस्तु का भी निर्माण क्या होगा, अच्छा होगा। अतः कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त सामग्री मानक स्तर पर की होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाए, है ना। तो जैसा बीज वैसा फल, यानी कि तुम बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो मतलब कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो मनुष्यों को हानिकारक ना हो मनुष्यों के लिए, तो हमारे को उसका जो प्रतिफल है वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर आधुनिक यंत्र व उपकरणों का सिद्धांत, मतलब कि जो आजकल, अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ए टू जेड हम हर काम हाथ से ही करते बैठे रहे, है ना। तो अब आजकल क्या हो गया है, जो दुनिया है वो आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। हर काम फास्ट किया जाता है। पहले के ज़माने की बात अलग थी। तो अब जो नई नई तकनीकी जो आ रही है, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा व सरल बनाने के लिए, काम को भी अच्छा व सरल बनाने के लिए, तो उस चीज़ों का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो मजदूर हो या फिर वहाँ के खुद ही स्वामी क्यों ना हो। प्रमापीकरण का सिद्धांत, ठीक है, इसके अंतर्गत निश्चित प्रमाप की वस्तु, है ना, उपकरण, कच्चा माल व कार्य की दशा प्रमापित विधि से श्रमिकों को दी जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब धड़ल्ले से तुमने हर चीज़ डाल दिया, वो एक मेज़रमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, है ना। तो ये प्रमापीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा, जो मैंने अभी टेलर के क्रियात्मक संगठन, यानी कि कारखानाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर, और फिर कारखाना स्तर पर। कार्यालय स्तर पर क्या क्या होगा, कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय व श्रमिक परिलिपिक और अनुशासन। फिर उसके बाद टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। तो ये सब फिर क्या होते हैं, श्रमिक के इसमें हो जाता है। तो ये तुमको डायग्राम को कर लेना है। और फिर क्या है, क्रियात्मक संगठन का सिद्धांत, जैसे कि टोली नायक, गति नायक, निरीक्षक, मतलब कि उस ग्रुप का जो मेंबर होते हैं, तो उनमें जो मेन होता है वो। आज आगे से पढ़ते हैं, बहुत छुट्टियां मना ली आप लोगों ने।
टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, तो अब अभी तो अपन ने फ्यूल के लिए पढ़े थे कि फ्यूल का क्या क्या सिद्धांत है या क्या योगदान है, क्या विशेषताएं हैं उनकी, है ना। अब किसका पढ़ेंगे अपन लोग? टेलर का पढ़ेंगे। तो इसके अनुसार फर्स्ट क्या है? कार्यानुमान का सिद्धांत, यानी कि टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उस कार्य से संबंध में पूर्वानुमान लगाना चाहिए। जैसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा, कार्य के दौरान क्या क्या परेशानियां आ सकती है ना, उन्हें कैसे हल किया जाएगा। तो ये सब क्या होगा? पूर्वानुमान, मतलब कि उस काम को करने के लिए या जो काम को किया जाना है उसके पहले उस काम के बारे में सोचना विचारना, है ना, वो क्या कहलाता है? पूर्वानुमान कहलाता है। फिर उसके बाद है प्रयोगों का सिद्धांत, यानी कि अब प्रयोग कार्य क्षमता के ऊपर जो होती है वो प्रयोग का बोल रहा है। तो सबसे पहला क्या है? समय अध्ययन, मतलब कि उस काम को करने में कितना समय लगेगा, एक श्रमिक को कितना लगेगा, 10 को कितना लगना चाहिए फिर, है ना। तो ये समय के ऊपर डिपेंड। तो समय को ज्ञात करना क्या कहलाता है? समय अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और श्रमिक को किस तरह से कार्य करने का बताया जाए जिससे कि उनका समय कम लगे, है ना। तो समय से रिलेटेड जितने भी होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? समय अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट है जो थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ, फिर क्लियर आउट कर लेना। फिर उसके बाद है गति अध्ययन, मतलब कि उस चीज़ को करने की स्पीड, है ना, गति, वो देखनी है। ठीक है, अब जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, इसका पता करना गति अध्ययन में आता है। ठीक है, मतलब कि अब विधि अपन पता करेंगे, मेथड, यानी कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि भाई मेथड तो हर चीज़ के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको जो जल्दी करके दिखाए वो मेथड हम क्या करते हैं? यूज़ में लाते हैं, है ना। जो सरल हो और सक्षम हो, जल्दी से कंप्लीट हो जाए और जिसको समझने करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना, तो वो चीज़ क्या होती है? हमारे लिए बेस्ट होती है, काम वर्कर्स लोगों के लिए। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? गति अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक वो थकान अध्ययन दिया गया है थर्ड में, मतलब कि वर्कर्स जो है वो किस थकान, अब भाई मनुष्य जो है वो काम करता है तो उसको थकान तो होगी ना, मशीन थोड़ी ना वो कि उसको थकान नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है? थकान अध्ययन करना जरूरी है, कहते हैं टेलर। ठीक है, यह देखो, यदि कोई श्रमिक अधिक परिश्रम करता है तो उसकी कार्य क्षमता में शिथिलता आ जाती है, मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, हद से ज़्यादा काम करना प्रारंभ कर देगा वो, तो उसके शरीर में धीरे धीरे क्या होती है? शिथिलता आने लगती है, यानी कि कमजोरी सा या थकान सा महसूस होने लगता है। वो उसका काम करने का जो वो है गति है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। यह आवश्यक है कि एक निश्चित समय के बाद श्रमिक को आराम दिया जाए तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाए, जैसे कि शीतल पेय पदार्थ, चाय, नाश्ता आदि। तो अपन को बीच में लंच यानी कि ब्रेक टाइम मिलता है ना, क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, वो उसको लंच टाइम दिया गया है ना। एक छोटा सा ब्रेक मिलता है जिसमें इंसान क्या करता है? थोड़ा सा मतलब आराम फरमा लेता है, थोड़ा सुस्ता लेता है, खा पी के अपना माइंड वापस से रिन्यूएट कर लेता है। तो ये सब क्या है? थकान अध्ययन के अंतर्गत आता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे कि तुम सवेरे 8 बजे से लेकर के कंटिन्यू तुम शाम के 4 बजे तक या 8 बजे तक काम करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको तो बीच में क्या चाहिए? जितना ज़्यादा लंबा समय काम होगा उतना ही क्या बोलते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? रेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो टेलर है वो एक, ये यहाँ पर टेलर है, ये कंपनी है। ठीक है, तो टेलर क्या करते हैं? एक दूरबीन के सहारे से देखते हैं कि कौन कैसा किस टाइप का वर्क कर रहा है, कि ताकि मतलब कि क्या बोलते हैं, रियली में वो क्या करते हैं? एक कंपनी में जाकर के क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं वो। क्योंकि जब उनका तुम जीवन परिचय पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि टेलर जो है एक टाइम पर कंपनी में काम भी करते थे, कारखाना में। ठीक है, वहाँ का मैनेजमेंट संभालते थे। तो वो वर्कर्स को देखते थे कि एक वर्कर्स को कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों को समझे उन्होंने, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखे, बताए, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि व्यवसाय के लिए बिजनेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत।
अब भाई यहाँ पर देखो ब्लैक आउट्स में लिखा है, वाला पढ़ेंगे। कर्मचारियों के चुनाव से यह मतलब कदापि नहीं कि बहुत ही योग्यता वाले व्यक्ति के लिए व्यक्ति लिए जाए, अपितु इसका आशय तो यह है कि बहुत ही सामान्य व्यक्ति में से ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जाए जो उस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा योग्य हैं या जिसके परसेंटेज अच्छे हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को उठाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उसने ऐसा कहा है कि ऐसे सामान्य व्यक्ति को लिया जाए जो उस कार्य को करने में विशेष रूप से क्या करता हो, रुचि रखता हो, मतलब जो उस कार्य को कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को लिया जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद है कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन करना, मतलब उस कार्य को बांटना है ना, सेक्शन वाइज बांटना, वो क्या कहलाता है, युक्तिपूर्ण विभाजन करना। जैसे कि संगठन में कुछ लोग हाथ से मजबूत होते हैं तो कुछ पैर से, कुछ का मस्तिष्क तेज होता है तो कुछ की आंखें, अतः सही एवं सक्षम व्यक्ति को उसी के योग्य कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब कि जिसका भाई जो हाथ चलाने में एक्सपर्ट है उसको उस टाइप का काम दिया जाना चाहिए, जैसे पैकेजिंग वगैरह, तो ये किससे रिलेटेड है, हाथ से रिलेटेड है। अब जिसके पैर मजबूत है भाई तो वो क्या कर सकता है, इस जगह से उस जगह सामान को लाना ले जाना, या वो यही कार्य कर सकता है। जिसका मस्तिष्क तेज है वो उस चीज़ की गतिविधियों पर ध्यान रख सकता है ना, लिखा पढ़ी का काम कर सकता है, तो उसको उसके हिसाब से काम दिया जाना चाहिए। तो ये न्यायपूर्ण कहलाता है। फिर प्रेरणात्मक